हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दिस टॉपिक we are going to learn discovery and history of cell, instrument for studying cells, unicellular organism and multicellular organisms, shape and size of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell, structural organization of eukaryotic cell, plasma membrane or cell membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm, cell organelles, difference between animal cell and plant cell, difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो चलो देखते हैं cell. There are millions of different things around us. Some of them are living things and some of are नॉन लिविंग थिंग। हमारे सराउंडिंग में हमें कुछ लिविंग थिंग्स मिलते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मिलते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। दीज आर द लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं sand, soil, air, water, ice, pencil, wood, candle, that type of things are known as a non-living thing. All the living things are broadly classified into two groups, plants and animals. Living things को mainly दो ग्रुप में classified किया है, एक all type of plants, दूसरा animals. All these organisms look different from each other. However, all of them are made up of microscopic unit called as cell. Plants हो या animals हो, microorganism type के living organisms हो या huge animals हो, huge plants हो, all these are made up from tiny particles. This tiny particle is a microscopic particle. इसको हम कहते हैं cell. तो cell is a tiny particle, basic particle of all living things. Discovery of cell. Different scientists discovered different type of cells. First, Robert Hooke. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. पहली बार सेल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और वो किया था 1665 में. He observed the cells in cork. cork का मतलब क्या होता है? It is a part of bark of tree. These cells are डेड सेल्स और इसको इन्होंने स्टडी किया था विथ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. सो रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665. इन्होंने जो सेल स्टडी किए थे वो कहाँ के सेल स्टडी किए थे? कॉर्क के अंदर के सेल स्टडी किए थे. कॉर्क मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री. और ये जो सेल्स उन्होंने स्टडी किए थे सभी डेड सेल्स थे. अनदर साइंटिस्ट Anthony van Leeuwenhoek. He discovered the free living cells. इन्होंने लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था. इन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे. कहां से फाइंड आउट किए थे? इन पॉन्ड वाटर ऑफ द फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. पॉन्ड वाटर से उन्होंने कलेक्ट किए थे और इसको ऑब्जर्व किया था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स. ये सभी सेल्स कैसे थे? लिविंग थे. रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. ये पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. कब किया था? 1831. तो ये जो सेल डिस्कवर किया था दिस इज द सेल ऑर्गेनेल. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. परकिंज. परकिंज इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of cell. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको इन्होंने डिस्कवर किया था 1839 में. स्केल्डिन एंड स्वान. द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life
was presented by these two biologists. जो सेल थ्योरी थी वो इन दोनों ने प्रेजेंट की थी, जिसमें क्या बताया था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. प्लांट हो या एनिमल हो, दीज आर द कंपोज ऑफ सेल्स. ये बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं और इसका सिंगल यूनिट जो होता है उसको सेल कहते हैं. ये इन्होंने प्रेजेंट किया था इनके सेल थ्योरी में. उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चॉव, जो सेल थ्योरी बनाई थी. किसने बनाई थी? स्केल्डिन एंड सॉन ने. उसको इन्होंने एक्सपांड किया था. द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय विर्चॉव इन 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells by cell division method. मतलब सेल थ्योरी में इन्होंने एक्सपांशन किया था. इन्होंने बताया था कि जो सेल होता है वो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है. इसको इन्होंने नाम दिया था सेल डिवीजन प्रोसेस. Cell is the structural and functional unit of all living organism. जो सेल होते हैं किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. इसके पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड नहीं हुआ था. कब डिस्कवर हुआ? 1940. इसकी वजह से सेल या सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको इजीली हम स्टडी कर सकते हैं, आसानी से उसको हम देख सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल्स. सेल्स आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, एक्सेप्शन ऑफ सम सेल्स जो हमें आसानी से नेकेड आई से दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं एग सेल्स वगैरह जो हम देखते हैं, ये हम आसानी से देख सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई. दे आर स्टडीड with the help of instrument called as a microscope. Microscope provides enlarged image of cell and its components. जो सेल होता है या उसकी सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बड़ा करके दिखाता है, उसको एनलार्ज करके दिखाता है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हम माइक्रोस्कोप की वजह से आसानी से स्टडी कर सकते हैं. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. दीज आर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप आपके स्कूल के लेबोरेटरी में या कॉलेज लेबोरेटरी में आसानी से देख सकते हैं. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही होता है, जिससे डिटेल स्टडी होता है सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या सेल्स का. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells. On the basis of number of cells in living organisms, they are grouped in two categories. उनके बॉडी के अंदर कितने सेल्स है इसके बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये एक ही सेल से बना होता है. दूसरे कैटेगरी में आता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स. इसको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. अब जो हम सेल्स देखते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, एनिमल सेल में भी हम अलग अलग टाइप के सेल्स देखते हैं. तो इनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है एंड इनका फंक्शन भी अलग होता है. तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म cells of various shapes are observed. Most of the plant and animal cells have a definite shape, जैसे कि spherical, example है ओम. elongated cells, example nerve cells.
स्पिंडल शेप, एग्जाम्पल है स्मूथ मसल सेल्स, ब्रांच सेल्स, एग्जाम्पल है बोन सेल्स, क्यूबाइडल सेल्स, एग्जाम्पल है जर्म सेल्स, एंड बाइकॉन्केव डिस्क शेप, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं आरबीसी, जो हमारे ब्लड में होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, जिनके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. Primitive and incomplete cells that lack nuclear membrane around their genetic material are called prokaryotic cells. Examples अगर देखेंगे तो examples है blue green algae, bacteria, that type of organism. Prokaryotic cells में nuclear membrane absent था. Eukaryotic cells में जो न्यूक्लियस होता है वो बाउंडेड होता है with nuclear membrane, इसको कहते हैं prokaryotic cell. The cell which possess a true nuclear bound by a nuclear membrane are called eukaryotic cells. Prokaryotic cells में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था. यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. एग्जांपल्स आर हायर एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे कि एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंगीज, दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स. Their nucleus is bounded by a nuclear membrane. Structural organization of eukaryotic cell. Eukaryotic cell का structural organization किस तरह से होता है? A typical eukaryotic cell has three main components. Number 1, plasma membrane or cell membrane. Number 2, nucleus. And number 3, cytoplasm. These are the three main components of eukaryotic cell. Plasma membrane or cell membrane. This is animal cell and this is a plant cell. Outermost covering of animal cell is known as a plasma membrane. In plant cell, there is a secondary outermost covering is known as a plasma membrane. एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है, लेयर होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और प्लांट सेल में उसके बाहर एक थिक मेम्ब्रेन होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं. तो सेल वॉल के अंदर वाला जो लेयर होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अल्ट्रा थिन, इलास्टिक, living and selectively permeable membrane. What is meant by selectively permeable membrane? It allow or permit the entry and exit of some materials in and out of the cell. How do movement of substances takes place into the cell? जैसे अभी हमने देखा था कि plasma membrane is a selectively permeable membrane. So it allows selected material goes into the cell or goes outside the cell. So how this movement of substances takes place in the cell? How substances move out of the cell? सेल के अंदर मटेरियल कैसे जाता है या सेल के बाहर मटेरियल कैसे जाता है? It happens by two ways. Number 1, diffusion. Number 2, osmosis. Diffusion. Some substances like carbon dioxide and oxygen, these are the gases. So some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by process of diffusion. This is the animal cell. Exchange of gases like oxygen and carbon dioxide, they enter in the cell and they goes out to the cell by diffusion process. We saw that there is a spontaneous movement of substances from a region of high concentration to a region where its concentration is low. अब कोई भी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कैसी होती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. द डिफ्यूजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस between cell and its external environment. These are the two important gases, oxygen and carbon dioxide. So this is the exchange of gases. This is the process of exchange of gases by
डिफ्यूजन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है देखते हैं। दिस इज द सेल, एनिमल सेल। इनसाइड अ सेल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हाई है देन आउटर एनवायरमेंट। आउटर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां फ्लो होगा, ऑब्वियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड goes out from the cell. This process is a diffusion process. So यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन आउटर एनवायरमेंट ऑफ द सेल है। यह है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे होता है देखते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर सेल के अंदर लो है एंड आउटर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ऑक्सीजन कहां से कहां मूव होगा, फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट टू द सेल, बिकॉज आउटर एनवायरमेंट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट टू द सेल। बाहर से सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है देन सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर ज्यादा है। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। डिफ्यूजन में हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through such selectively permeable membrane is called osmosis. Osmosis में क्या होता है, movement of fluid, movement of water molecules through selectively permeable membrane, जिसको हम कहते हैं plasma membrane. This process is called osmosis process. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in water. ये तो हो गया मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बट वाटर मॉलिक्यूल्स में जो सब्सटेंसेस है, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ये इफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं हम देखते हैं। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में इसका मूवमेंट होगा। दिस इज एनिमल सेल। सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, इनर एनवायरमेंट एंड आउटर एनवायरमेंट। सो वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव इनसाइड द सेल, कैन मूव आउटसाइड द सेल। सो इट इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां से वो फ्लो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अगर सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो वाटर सेल के बाहर जाएगा, सेल के बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो वाटर सेल के अंदर जाएगा। इससे क्या होगा, सेल की जो साइज है वो साइज चेंज होगी। चलो देखते हैं कैसे होती है। What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? So water contain sugar or salt. अब प्लांट सेल या एनिमल सेल को अगर हम इस सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमें ऑब्जर्व करना है कि सेल की साइज में क्या चेंज होगा, किस तरह से होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड बी हैपन। इसमें तीन चीजें हो सकती है, हाइपोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन एंड हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है ये हम देखेंगे, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है ये देखेंगे एंड हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है ये देखेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी में प्लांट सेल और एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन में रख रहे हैं। ये तीनों में से एक कंडीशन कुछ तो होगी। देखते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन क्या है। दिस इज अ सेल। इसमें देखिए सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के बाहर अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो क्या होगा,
If the medium surrounding the cell has a high water concentration than the cell, meaning that the outer solution is very dilute. इसका मीनिंग होता है कि outer solution बहुत dilute है. The cell will gain water by osmosis. तो बाहर का जो पानी है, outer surrounding का जो पानी है, वो water cell के अंदर लिया जाएगा. Water concentration is higher outer side the cell than the inner side of cell. So the water moves from outer side of the cell to the inner side of cell. क्योंकि water concentration cell के बाहर ज्यादा है. So water move हो रहा है from outer surrounding to the cell. Water concentration is higher in outer surrounding than the cell. Such a solution is known as a hypertonic solution. इस तरह का जो solution होता है उसको कहते हैं hypertonic solution. Hypertonic solution में क्या हो गया? It is a dilute solution. Its concentration is higher than the cell. So water moves from outer environment to the cell. So this type of solution is known as a hypertonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction. अब ऐसा तो नहीं है कि सेल वाटर खाली बाहर से सेल के अंदर ही जा रहे हैं. सेल के अंदर से भी वाटर बाहर जाता है. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. लेकिन ज्यादा पानी सेल के अंदर जाएगा, जो सेल के बाहर पानी जा रहा है उससे ज्यादा पानी सेल के अंदर आएगा. इसका मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर ज्यादा पानी भरेगा. The net result is that water enters the cell and cell become turgid. Turgid मतलब सेल की साइज क्या होगी? बड़ी होगी, उसको swell up कहते हैं. So this is the turgid cell. Turgid cell मतलब the water enters the cell and cell become turgid due to hypotonic condition. Hypotonic condition में outer environment में जो water होता है वो सेल के अंदर जाता है, जिससे सेल की साइज बढ़ती है, उसको कहते हैं turgid cells. दूसरी कंडीशन है आइसोटोनिक कंडीशन. आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है? If the medium has exactly the same water condition as the cell, there will no net movement of water across the cell membrane. अब यहां पे क्या है? Outer surrounding and inside the cell, there is a exactly equal same water concentration. दोनों तरफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम है. इसका रिजल्ट ये होगा कि ना वाटर सेल के अंदर जाएगा, ना सेल के अंदर का वाटर बाहर जाएगा. Such solution is known as isotonic solution. इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, एंड इस तरह के कंडीशन को आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं. तो यहां सेल की साइज ना बढ़ेगी ना छोटी होगी, इट रिमेन एज सेम. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount of going is the same as the amount of going. But the amount of going is the same as the amount of going out. So there is no overall movement of water. The net result is that cell will stay the same size. This type of cell is known as the flaccid cells. उसको कहते हैं flaccid cells. थर्ड कंडीशन आती है हाइपरटोनिक कंडीशन. अब इसमें क्या होगा? If a medium has a lower concentration of water than the cell, सेल के बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है सेल से ज्यादा, मीनिंग दैट इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है देन द सेल. द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो सेल के अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या होगा? सेल के बाहर जाएगा.
अगर सेल के बाहर वाटर जाएगा तो सेल की साइज क्या होगी, छोटी होगी, उसको कहते हैं such solution is known as a hypertonic solution and such condition is known as a hypertonic condition। जैसे हम देखते हैं ग्रेप्स जब फ्रेश होते हैं तो उसकी साइज बड़ी होती है, जब उसको हम ड्राई करते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर आउटर सराउंडिंग में चला जाता है, तो उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो एक जगह पे आ जाएगा। इस तरह की कंडीशन जो होती है, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enter it। सेल के अंदर जितना पानी जा रहा है उससे बहुत ज्यादा पानी सेल के बाहर जा रहा है। So this therefore the cell will shrink। इसको कहते हैं plasmolized cell। So these are the three conditions occurs। It is depend upon the concentration of water। टारगेट सेल, ये जो हमने कंडीशन देखा था इसको हमने कहा था हाइपोटोनिक कंडीशन, जिसमें सराउंडिंग में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, सो वाटर एंटर्स इनटू द सेल। ये वाला कंडीशन था फ्लैसिड सेल, देयर इज इक्वल मूवमेंट ऑफ वाटर, सो देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ सेल, इसको कहते हैं फ्लैसिड सेल। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन and this solution is known as the isotonic solution। थर्ड वन जो हमने देखा था प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जहां से क्या हो रहा है, वाटर गोज आउटसाइड द सेल, ड्यू टू दिस द सेल श्रिंक, इट्स साइज बिकम स्मॉल। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, isotonic solution, hypertonic solution, these conditions are depend on the concentration of water and the substances dissolved in the water cell wall। This is the plant cell। Cell wall is absent in the animal cell। This is the outermost covering of plant cell। It is known as the cell wall। प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। This is a rigid outer covering, it means it is tough and it gives strength to the cell। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एडिशनल और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना होता है। Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plant। जैसे मैंने अभी कहा था, इसकी वजह से प्लांट सेल जो होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, रिजिडिटी मिलती है। When living plant cells loses water through osmosis, there is a shrinkage or concentration of the content of the cell away from the cell wall। This phenomena is known as plasmolysis। प्लाज्मोलिसिस में क्या हो रहा है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं इनके अंदर वाटर लूज करना या वाटर सेल के अंदर एब्जॉर्ब करना, ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, सेल श्रिंकेज होते हैं या टर्गेट होते हैं। जैसे हमने देखा था कंडीशन अलग अलग, ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड सेल्स। इस तरह के कंडीशन जो होते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये ओनली लिविंग सेल्स में होते हैं, नॉट डेड सेल्स। लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंगीज एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट को हमने क्या कहा था, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो सेल वॉल क्या करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में, फंगीज में, बैक्टीरिया में। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। सो इस मीडिया में क्या होता है कि सेल्स आसानी से वाटर क्या कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं, ले सकते हैं। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। तो दोनों इक्वली प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिससे
सेल व्यस्त होने से प्रोटेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells। मतलब ये सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हो इसको आसानी से सह सकता है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम फिजिकल इंजरी, गिव्स सेल सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, it maintains the shape of cell, regulates the flow of information between cells, it regulates the expansion of cells, provides protection against pathogen. So these are the functions of cell wall। ये फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिससे सेल का शेप साइज मेंटेन होगा, ये रेगुलेट करेगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्स, ये रेगुलेट करेगा एक्सपेंशन ऑफ सेल्स एंड ये पैथोजन से भी सेल को प्रोटेक्ट करेगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। न्यूक्लियस, this is animal cell, this is a plant cell, this highlighted part is the nucleus of animal cell and plant cell। so this is the nucleus। ये enlarged part है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, nucleus of plant cell and animal cell। nucleus, the nucleus has a double layered covering called nuclear membrane। न्यूक्लियस जो होता है इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होता है, वो डबल लेयर्ड में होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल लेयर्ड। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम पोर्स कहते हैं, which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to cytoplasm। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इजीली मटेरियल ट्रांसफर होता है थ्रू दी स्मॉल पोर्स। द न्यूक्लियस कंटेन्स chromosomes which are visible as a rod shaped structures only when the cell is about to cell divide। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं बट ये तभी दिखते हैं जब सेल डिवीजन प्रोसेस होती है। ये दिखने में किस तरह के होते हैं? रॉड शेप। दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो क्रोमोसोम्स आर विजिबल व्हेन द सेल्स आर इन सेल डिवीजन कंडीशन। जब सेल्स डिवाइड होंगे तभी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे। दीज आर द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन्स information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स के थ्रू जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, ये कैरी होती है इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सो क्रोमोसोम का फंडामेंटल यूनिट क्या है? प्रोटीन्स एंड डीएनए। इससे क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। DNA molecules contains the information necessary for constructing and organizing cells। DNA molecules एक तो inherited characters ट्रांसफर करता है from one generation to next generation। इसके अलावा it contains the information necessary for the construction and organization of the cell। सेल कंस्ट्रक्शन के लिए, सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डीएनए के अंदर होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट है उनको हम कहते हैं जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल is visible as entangled mass of thread-like structure। Whenever the cell is about to divide, it converts into chromosome। जब सेल डिवाइड होता है तो ये थ्रेड लाइक मटेरियल कन्वर्ट होता है into chromosomes। It converts into chromosomes। The nucleus play
a central role in cellular reproduction. ये help करता है cellular reproduction. The process by which a single cell divide and form two new cells. अब cellular reproduction को हम कहते हैं cell division process. इसमें क्या होता है? Single cell divides होता है two new cells में. This is the parent cell and these two new cells are formed by dividing parent cells. So this is known as the cell division process. इसमें दो टाइप होते हैं, mitosis process and meiosis process. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. ना यहाँ पे कोई nuclear membrane होता है किस तरह के cells के अंदर, like बैक्टीरिया या जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है बिकॉज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स. इसके अंदर ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स. Such organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cell. Eukaryotic cells के अंदर जैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखते हैं, इस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? Absent होते हैं. Many of the functions of such organelles are also performed by a poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles but not with plastids as in eukaryotic cells. So chlorophyll prokaryotic bacteria में होते हैं, eukaryotic cells के अंदर जैसे वो well defined होते हैं, इस तरह के plastids जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इनके अंदर नहीं होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के जैसे नहीं होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are the animal cell and plant cell and this highlighted part is the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a large network of membrane bounded tubes and sheets. एक नेटवर्क है जो बना है ट्यूब्स एंड शीट से, इसको हम कहते हैं vesicles. It looks like long tubules, oblong bags like vesicles and rounded. Endoplasmic reticulum membrane is similar in the structure to plasma membrane. क्योंकि ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और वो एंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होता है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. यह है rough endoplasmic reticulum, यह है smooth endoplasmic reticulum. इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? rough endoplasmic reticulum पे जो हमें small rounded structure दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ribosomes. Rough endoplasmic reticulum has particles of ribosomes attached to its surface. ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स. दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन कहाँ बनता है? इनसाइड द राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स, lipids and important function of cell. Some of these proteins and lipids are help in building the cell membrane. So cell membrane ये दो चीज से बना होता है, proteins and lipids. So इसको हम कहते हैं cell membrane. It is made up from lipoprotein. Lipoprotein का मतलब क्या होता है? Lipids and proteins. This process of building of cell membrane is known as a membrane biogenesis. इसको हम कहते हैं membrane biogenesis. Some other proteins and lipids functions enzymes and hormones. बाकी के lipids and proteins का function क्या है? Enzymes and hormones, जो हमारे बॉडी के growth and regulation में बहुत हेल्प करते हैं. ये hormones and enzymes बनते हैं proteins and lipids से. In the liver cell of the group of animals called vertebrates, जो vertebrates animals है
उन एनिमल्स के लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हेल्प करता है फॉर डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स. गोल्गी apparatus. This is the highlighted part is the Golgi apparatus. Golgi apparatus consists of a system of membrane-bounded vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cistern. जिसको हम कहते हैं सिस्टर्न. तो ये जो सिस्टर्न्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. They are parallel to each other. These membrane have connections with the membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another proteins of a complex cellular membrane system. तो ये जो लेयर्स होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं गोल्गी apparatus के, जो कनेक्टेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जो हेल्प करेगा जो और अलग प्रोटीन्स लगते हैं वो प्रोटीन्स बनाने का काम इनकी मदद से होता है. The material synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. अब जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा उसको पैकिंग करना and dispatch करना. This is the main function of Golgi apparatus. Packing and dispatch of the synthesized food material to the different sites inside and outside the cell. This is the main function of Golgi apparatus. Its functions include storage, modification, packaging of product in vesicle. क्या क्या करता है? स्टोरेज करना, मॉडिफाइड करना, पैकेजिंग करना, यह है इसका फंक्शन. इन सम केसेस complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है सिंपल शुगर से. किसके अंदर बनता है? Golgi apparatus में बनता है. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. अभी हम आगे देखेंगे what is the function of lysosome. Lysosome. This is the small rounded structures are known as the lysosomes. Lysosomes are a kind of waste disposal system. हमारे सेल्स के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको डिस्पोज करता है लाइसोसोम्स. तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्लीन रहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करता है? Digesting any foreign materials as well as worn out cell organelles. Foreign materials enter the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes. जो भी foreign material है, बैक्टीरियाज है, जो भी poisonous food है, ओल्ड ऑर्गेनेल्स है, ये सब के सब लाइसोसोम्स इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करता है. लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. So these powerful digestive enzymes are capable of breaking down all organic materials. All organic material easily break down with the help of powerful digestive enzymes present in the lysosomes. During the disturbance in the cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cells. ये खुद के सेल्स को डाइजेस्ट करता है. Therefore, lysosomes are known as suicide bag. इनके अंदर का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं. स्ट्रक्चरली lysosomes are membrane bounded sac filled with digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Mitochondria. This is the mitochondria. Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है, हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी बनती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria are known as powerhouse of the cell. They are small sized, rod shaped, spherical in structure, filamentous organelle found in the cytoplasm of cell. ये हमें मिलता है cytoplasm of cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP.
जो भी एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमारे बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लगती है, वो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Mitochondria are bounded by a double membrane. The outer membrane is smooth and permeable for the small molecules of ions. Inner membrane is selectively permeable in nature and has numerous folds called as a cistae. So mitochondria जो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है और ये बहुत सारे फोल्ड में होता है. ये जो फोल्ड्स होते हैं उसको कहते हैं सिस्टे. द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सिस्टे इज कॉल्ड एज द इनर चेम्बर एंड होमोजीनियस फ्लूइड इज फाउंड इन दिस स्पेस कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. जो कहां पे होता है? द स्पेस बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड cistae. The mitochondrial matrix consists of respiratory enzymes, lipid, ribosomes, RNA, DNA and certain ions. जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है, इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं एंड कुछ आयंस भी होते हैं. सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनेल in the sense that they have their own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया को उसके खुद के डीएनए होते हैं एंड राइबोसोम्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया को लगने वाले कुछ प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनके खुद के डीएनए होते हैं. फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria are the site of aerobic respiration called as the Krebs cycles. Here the food like carbohydrates, fats are oxidized by the use of molecular oxygen and energy released in the form of ATP. The cell uses this storage energy for various vital activities. माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन करना, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं. इनमें जो फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स लाइक फूड को ऑक्सीडाइज करना एंड इससे एनर्जी बनाना, उसको स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. प्लास्टिड्स. दीज आर द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स. टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर. वन क्रोमोप्लास्ट एंड दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं व्हाइट और कलरलेस. प्लास्टिड्स कंटेनिंग The pigments chlorophyll are known as a chloroplast. जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उस टाइप के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. क्लोरोप्लास्ट also contain various yellow और orange pigments in addition to chlorophyll. So जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर मेनली तो क्लोरोफिल होता ही है, इसके अलावा येलो कलर और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी इनके अंदर होते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर कॉमनली कॉल्ड किचन ऑफ सेल क्योंकि जो प्लांट को लगने वाला फूड मटेरियल है वो कहाँ बनता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स. इसका फंक्शन है synthesis and storage of variety of substances such as starch, proteins and lipids. Two distinct regions are found in chloroplast. One is the lamella and another is the matrix. Matrix को हम कहते हैं fluid. Lamella contains closed flattened membrane bounded sacs called as thylakoid. जो बाउंडेड सैक मेम्ब्रेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स. These thylakoids are arranged in piles called grana. Singular is known as a granum. This is the granum. Each granum contains green pigment chlorophyll. ये जो ग्रैनम होते हैं इनके अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा which is colorless granular. Stroma is a fluid present in the
plastids. It contains stroma, which is a colorless, granular. The main constituent of stroma are proteins, lipids, enzymes, DNA and RNA. जो स्ट्रोमा होता है इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनके खुद के डीएनए एंड आरएनए होते हैं. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन ऑकर इन ग्रैनम एंड द डार्क रिएक्शन ऑकर इन स्ट्रोमा. लाइट रिएक्शन होती है ड्यूरिंग डे टाइम, डार्क रिएक्शन होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम. ये दो स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है. सो लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रैनम इन डे टाइम, dark reaction occurs in stroma during night. Solar energy for making food is trapped by chloroplast. Chloroplast का मेन फंक्शन है सोलर एनर्जी को ट्रैप्ड करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना. दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. Chloroplast trap the solar energy and transform it into the chemical energy of carbohydrates using water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis process. Chromoplast impart colors to the different flowers which help to attract insect for pollination. Chromoplast के अंदर अलग अलग कलर के कलर पिगमेंट्स होते हैं. जैसे कि हमने ग्रीन कलर का कलर पिगमेंट help करता है for photosynthesis and other color pigments of chromoplast impart colors to the different flowers which help to attract insect for pollination. Leucoplasts store food in the form of starch, fats and proteins. Vacuoles. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid content. जो भी solid content है, liquid content है, इनको vacuoles के अंदर store किया जाता है. So these are the storage sacs. Vacuoles are small in animal cells and large in plant cells. The central vacuoles of some plant cells may occur 50 to 90% of the cell volume. Cell volume का 50 to 90% space occupy करते हैं vacuoles in the plant cell. In plant cells, vacuoles full of cell sap and provide turgidity to the cells. It helps the plant cells to remain turgid and rigid. It maintains osmotic pressure in the cells. It helps in storage of sugar, amino acids, organic acids and proteins. It helps in digestion and excretion in lower organism. इसका फंक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. Difference between animal cell and plant cell. Parameter: animal cell, plant cell. Size and shape. Size and shape of animal cell usually small and oval shape. Plant cells are usually large, elongated and rectangular size. Cell wall is absent in animal cell and present in plant cell. Plastids absent in animal cell, एक्सेप्शन है यूग्लिना, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट इन प्लांट सेल. वैक्यूल्स आर जनरली नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. If present, they are many and small in size. Vacuoles in plant cells are present and they are large in size. Centrosomes are present in animal cells and absent in plant cells. Difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Parameter: prokaryotic cell and eukaryotic cell. Size of the prokaryotic cell is generally 1 to 10 micrometer. Size of eukaryotic cell is about 1 to 100 micrometer. Nucleus: a true nucleus is absent, a true nucleus is present. In prokaryotic cell, the nucleus is not well defined. And in eukaryotic cell, nucleus is well defined, जिसको हम true nucleus कहते हैं. Nucleolus absent in prokaryotic cell, present in eukaryotic cell. Membrane bound organelles are absent in prokaryotic cell, present in eukaryotic cell. Vacuoles are absent in prokaryotic cells and present in eukaryotic cells. So this is the cell is the fundamental unit of life.